इंसर्टिंग मीन्स, शांति से बैठिए। इंसर्टिंग मीन्स, अभी अरिथमेटिक मीन पढ़े हो तुम लोग, ज्योमेट्रिक मीन भी, ठीक है। तो पहला अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन किस, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब ये है ना, मान लो दो अरिथमेटिक मीन दिए हों, उनके बीच में दो नंबर दिए हों, उनके बीच में एक ऐसा नंबर इंसर्ट करो कि तीनों एपी में रहे। समझ में आया? या फिर एक से ज्यादा नंबर भी इंसर्ट करो, कोई भी दो नंबर दिए हों उनके बीच में एक से ज्यादा 5, 6 जितना भी नंबर इंसर्ट करो, उसके बाद जो वो सीक्वेंस बने वो पूरा सीक्वेंस एपी में हो। समझ में आ रहा है? तो इसमें केस 1 हो जाता है, केस 1 इंसर्टिंग 1 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अगर दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर ए है और बी है, ठीक है, अब इनके बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने वाले तुम क्या हो जाएगा, सपोज कर लो कैपिटल ए हो जाएगा, ठीक। तो इंसर्ट करने के बाद ये जो तीनों बनेगा वो क्या होगा, एपी होगा। अब एपी होगा मतलब इन दोनों का डिफरेंस इक्वल होगा। समझ में आ रहा? तो यानी कि a माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस ए, और इधर आ जाएगा तो 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। समझ में आया? तो अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो दोनों का क्या कर लेना है, मीन निकाल लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो 5 और 15 हो जाए, ठीक है, अब इसके बीच में एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि 20 अपॉन 2 10। समझ में आया? तो किन्हीं दो नंबर के बीच में अगर एक अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो दोनों का इसका और इसका ऐड करके अपॉन 2 कर लो। और अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब यही होता है कि इंसर्ट करने के बाद जो पूरा सीक्वेंस बने वो एपी में होना चाहिए। समझ में आया? अब अगर मान लो n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करें अपन, तब केस 2 इंसर्टिंग n अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अब दो नंबर के बीच में n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है, इसका मतलब a और दूसरा नंबर b। अब इसके बीच में a1 a2 a3 अप टू an अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है। समझ में आ रहा है ना? अब देखो, अब a1 a2 a3 अप टू an, ठीक है, तो यानी कि पूरा सीक्वेंस जो बनेगा वो क्या होगा, एपी होगा, ठीक। तो ये a1 जो है ये फर्स्ट टर्म है, a1 जो है फर्स्ट टर्म है ना, a1 a वाला फर्स्ट टर्म है, और b जो है एक लास्ट टर्म है, बट कौन सा नंबर का टर्म है, n + 2, क्योंकि बीच में n नंबर है, a1 a2 a3 अप टू an। तो जब यहां से काउंट करोगे तो अगर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, तो जहां ये 3 है वो फोर्थ है, तो जहां an है वो n + 1 होगा, तो जो b वाला है वो n + 2 होगा ना। समझ में आ रहा? तो b कौन सा वाला टर्म होगा, b n + 2th टर्म।
समझ में आया? क्लियर है? अब अगर तुम b की वैल्यू लिखो तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू a प्लस nth टर्म का फॉर्मूला और n की जगह पे n प्लस 2 माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सभी को क्लियर है? तो अब अगर यहाँ पे b इज इक्वल टू a प्लस, अब n प्लस 2 माइनस 1 यानी कि n प्लस 1 d, अब a को इधर ट्रांसफर करोगे तो n प्लस 1 d इज इक्वल टू b माइनस a हो जाएगा। तो यानी कि d इज इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। समझ में आ रहा है? तो जब भी तुमको किसी दो नंबर के बीच में n टर्म इंसर्ट करने हो, n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हो, तो उसमें हमेशा d की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। समझ में आए? और इधर भी क्लियर है सभी को? नोट डाउन करो, इतना हो गया उधर का नोट डाउन। अब देखो जो बीच में अरिथमेटिक मीन आ रहे हैं, तो अगर तुम a1 की वैल्यू लिखो, a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस डी, क्योंकि यहाँ पर a है ना, तो a में जब कॉमन डिफरेंस d ऐड करोगे तभी ना a1 आएगा। फिर a2 की वैल्यू निकालोगे, a2 की वैल्यू a प्लस 2d, ठीक है। फिर इससे आगे a3 की वैल्यू निकालोगे, a प्लस 3d। लास्ट में जब an की वैल्यू निकालोगे तो a प्लस, इसमें ध्यान रखना गलती से तुम n माइनस 1d मत कर देना, क्योंकि जो a1 है वो ऑलरेडी सेकेंड टर्म है और AP में क्या होता है, सेकेंड टर्म a प्लस 1d। तो तुमको a1 दिखे तो तुम a लिख दो, a2 दिखे तो a प्लस 2 माइनस 1। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यह अरिथमेटिक मीन है, जिस नंबर का मीन होगा उतना ही d ऐड करना है तुमको। सभी को क्लियर है? अब d की वैल्यू कितना है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। अब अगर इसका सम निकालना हो, सम ऑफ अरिथमेटिक मीन या फिर n अरिथमेटिक मीन, n अरिथमेटिक मीन्स, अगर इसका सम निकालना हो तो a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an। अब एक चीज तुम लोगों को बताया गया, किसी AP के सम का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n अपॉन 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट। यह याद है सभी को? n क्या है, नंबर ऑफ टर्म। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, n है तो n अपॉन 2 रहेगा। और क्योंकि यह भी तो AP में है, शांति से बैठ, यह भी तो AP में है, a1 a2 a3 अप टू an भी तो AP में है। तो फर्स्ट टर्म यानी कि a1 प्लस लास्ट टर्म यानी कि an। और एक चीज बताया गया था AP के प्रॉपर्टी में कि अगर मान लो जो इन स्टार्टिंग से और एंडिंग से इक्वी डिस्टेंस पे नंबर होते हैं उनका सम सेम होता है, तो यानी a प्लस b का सम a1 प्लस an के सम के इक्वल होगा। याद आ रहा? इक्वी डिस्टेंस पे स्टार्टिंग से और एंडिंग से जो भी नंबर होते हैं AP में उनका सम सेम होता है। तो a1 और an की जगह पे अपन क्या लिख सकते हैं, a प्लस b। तो यानी कि n अपॉन 2 a प्लस b। तो यानी कि अगर सम ऑफ अरिथमेटिक मीन पूछे तो n अपॉन 2 a प्लस b। सभी को क्लियर है? नोट डाउन करो इधर। इंसर्ट 12 अरिथमेटिक मीन बिटवीन 1 and 92, ऑल्सो फाइंड
देयर सम। नोट डाउन हो गया तो क्वेश्चन करो। इंसर्ट 12 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 1 एंड 92, ऑल्सो फाइंड देयर सम, यानी अर्थमेटिक मीन के सम A1 A2 के। हुआ इधर वाला किसी का? अब देखो कितने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करना है? 12, 1 और 92 के बीच में, यानी कि 1 और 92, इसके बीच में कितने? A1 A2 A3 अप टू A12। ठीक, अब पहले इंसर्ट 12 अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो पहले क्या निकालो? तुमको हमेशा डी पर ही फोकस करना है। अगर डी निकल गया कॉमन डिफरेंस तो ऐड करते चले जाओ। अब चाहो तो डी के फॉर्मूले से निकालो, या फिर तरीका तुम समझ लो। अगर ये बीच में 12 है तो ये कौन सा वाला टर्म होगा? 92। n+2 मतलब कौन सा टर्म? 14th टर्म होगा। पहला ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि यह वाला 13वां है, लास्ट वाला 14th टर्म। समझ में आ रहा है ना? तो यानी कि 92 इज इक्वल टू A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी। सभी को क्लियर है? अब d की वैल्यू क्या हो जाएगा? 92 माइनस 1 अपॉन 14 माइनस 1 13, यानी कि 91 अपॉन 13। d की वैल्यू d इज इक्वल टू 7। अगर तुमको फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले में क्या लिखवाया गया है? b माइनस ए अपॉन n+1, तो डायरेक्ट भी लिख सकते, तो b माइनस ए 92 माइनस 1 91 और n+1 12 + 1 13। तब d की वैल्यू 7 आ गई। तो पहला टर्म 1 है, तो 1 में 7 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा? 8। 8 में 7 ऐड करोगे तो 15। 15 में 7 ऐड करोगे तो 22। इस तरह से AP लिख सकते हैं। समझ में आ रहा? और इसका सम निकालने को दिया है ना, सम क्या हो जाएगा? सम मीन्स A1 A2 A3 अप टू A12 का सम। इसका सम क्या हो जाएगा? 12 अपॉन 2 n/2। क्या था फॉर्मूला? A प्लस B, यानी कि 92 प्लस 1, तो 2 6 12, तो 6 इंटू 93, तो 6 3 18 का 8 1 6 9 54 1। इतना आ रहा है आंसर। किसी को कोई डाउट है? अब इसके लिए तो तुम फार्मूला ही याद रखो। अगर तुमको कंफ्यूजन हो रहा है n+2 टर्म में, इसमें हमेशा 2 ऐड करना है। मान लो 12 है तो 14th टर्म है, नहीं तो b माइनस ए अपॉन n+1। सेकंड वाला करो। अब 2 नंबर कौन कौन से हैं? एक तो 1 है और एक दूसरा 2025। अब इसके बीच में कितने हर 1 A2 कितने हैं टोटल? 100। अब इनका सम निकालना है यहां से, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ अरिथमेटिक मीन्स n/2 1 + 2025 n, यानी कि 100 अरिथमेटिक मीन है ना, इंटू 2026। कैंसिल कर लो, 1013 मल्टीप्लाई 1013। अब मैंने कैंसिल इसको इसलिए किया, अभी इसको मैं करता तो फिर 50 में 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। वैसे सीधे सीधे 0 दिख रहा है, जब यह कैंसिल हो रहा है तो इसको करो 0 बढ़ा दो। सभी को क्लियर है?
ये मतलब ये निकलना ये चाहिए डायरेक्ट नहीं निकाल सकते डायरेक्ट इंसर्ट 12 अरिथमेटिक मीन दिया है, तो जब यह लाइन दिया रहेगा तो निकालना ही पड़ेगा। तुम लिखो भले न 12 के 12, बट एक पैटर्न तो लिखो, समझ में आ रहा। बट क्वेश्चंस के हिसाब से देख लो, अगर सम पूछा रहा है तो डायरेक्ट इसको निकालो, उसको क्या जरूरत है। समझ में आ रहा। मैं बस इसलिए बताया इंसर्ट दिया, और लिखने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। सभी को क्लियर है? नोट डाउन हो गया पूरा। अब ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, इसमें भी उसी तरीके से दो केस। पहला केस 1, इंसर्टिंग 1 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। अब मान लो अगर कोई दो नंबर है ए और बी। अब ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने का भी मतलब सेम है। अगर यहाँ पे कोई ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करते हैं अपन, ठीक है, तो ये तीनों जीपी में होने चाहिए। जैसे अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे थे तो एपी में होने चाहिए थे, ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करेंगे तो जीपी में होने चाहिए। ठीक, तो अगर ये तीनों टर्म जीपी में हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन जी। दोनों का रेशियो इक्वल होंगे तो मल्टीप्लाई करोगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, यानी कि जी इज इक्वल टू रूट ए बी। तो किन्हीं दो नंबर के बीच में इंसर्ट करना है तो रूट ए बी। अगर एक ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है तो, अगर मान लो एन ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करना हो तो केस 2, इंसर्टिंग एन ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो नंबर क्या है ये, ज्योमेट्रिक मीन G1, G2, G3 अप टू Gn और B। ठीक, अब यहां पर भी ध्यान से देखो, अगर यह A है और वह B है, ठीक, तो B कौन से नंबर का टर्म है, B कौन से नंबर का टर्म है, n+2। B जो है n+2th टर्म। और अगर मान लो यह जो जीपी बनेगा ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट करने के बाद, अगर उसका कॉमन रेशियो R ले तो B को अपन क्या लिख सकते हैं, B इज इक्वल टू A R का पावर, जो n की वैल्यू है n+2 -1 लिख सकते, यानी कि B इज इक्वल टू A R की पावर n+1। अब R की वैल्यू अगर निकालो तो R का पावर n+1। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा B अपॉन A। ठीक है, अब अगर इसका R+1 रूट लें तो यानी कि R इज इक्वल टू B अपॉन A की पावर 1 अपॉन n+1। समझ में आ रहा है ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे अगर R की पावर n+1 है इक्वल टू B अपॉन A है, तो यानी कि इसका n+1 रूट जो होगा वो R के इक्वल होगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो, एक दिन और मैं बताया था, अगर R³ इज इक्वल टू 8 है तो इसका क्यूब रूट इसके इक्वल होता है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, R इज इक्वल टू 8 का पावर 1/3, और 8 को लिख सकते हो 2 का क्यूब पावर 1/3। तो दोनों कैंसिल हो जाता तो 2 आता।
तो उसी तरीके से अगर r का पावर n+1 हो इज इक्वल टू बी अपॉन ए, तो यानी r इज इक्वल टू बी अपॉन ए का पावर 1/n+1। सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब अगर देखो, अब r की वैल्यू इतनी हो गई, अब अगर तुम ये पूरा जीपी लिखना चाहो इंसर्ट करने के बाद तो क्या हो जाएगा? G1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए आर, ए में आर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना G1 आएगा। G2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर। G3 की वैल्यू ए आर क्यूब अप टू Gn की वैल्यू ए आर की पावर n और r की वैल्यू b अपॉन ए का पावर 1/n+1। सभी को क्लियर है? इतना नोट डाउन करो। जो अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए थे हम लोग उसका हम सब निकाले हैं। अब इनका प्रोडक्ट देखेंगे हम। प्रोडक्ट ऑफ n ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन ए एंड बी, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाता है? G1 G2 G3 अप टू Gn रूट ए बी का पावर n। रूट ए बी यानी कि जिन दो नंबर के बीच में ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं उनके रूट के प्रोडक्ट का पावर n। अब इसका प्रूफ भी देख लो अगर तुम, तो G1 G2 अगर देखो वहां से वैल्यू क्या है? G1 की वैल्यू है ए आर, G2 की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, G3 की वैल्यू है ए आर क्यूब, Gn की वैल्यू है ए आर की पावर n। समझ में आ रहा? टोटल कितने टर्म है? n टर्म है, तो n टाइम्स ए आएगा, तो यानी ए का पावर n और r की पावर क्या हो जाएगी? 1 + 2 + 3 अप टू n। ठीक है, अब a का पावर n इंटू r की पावर, अब n नेचुरल नंबर के सम का फार्मूला क्या होता है? सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर। बोल, खड़ा हो जा, तू ही बता दे। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फॉर्मूला बताओ। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय 2 नहीं हो इधर। हाँ बोल, तू ही बता। यहाँ जो दिख रहा है वही वाला। बोल। ओ दिव्यानी, क्या होता है फार्मूला? n इंटू n+1/2। ठीक है, अब r की वैल्यू अपनी क्या आई थी? b अपॉन ए का पावर 1/n+1, यानी a का पावर n। r की वैल्यू b अपॉन ए का पावर 1/n+1। अब इसका पावर n इंटू n+1/2 इज इक्वल टू a का पावर n b अपॉन ए 1/n+1 इंटू n इंटू n+1/2। तो n+1 से n+1 कैंसिल, a का पावर n, b का पावर n/2 बचेगा, अपॉन a का पावर भी n/2 बचेगा। यहाँ पर किसी को कोई डाउट है? क्योंकि यहाँ से n बचा, नीचे से 2 बचा, तो b का पावर n/2, a का पावर n/2, तो ये इधर चला जाएगा। a का पावर n माइनस n/2, बेस इक्वल है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और b का पावर n/2, तो यानी a का पावर n/2 इंटू b का पावर an/2। सभी को क्लियर है? और अपॉन 2 से क्या हो जाएगा?
इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, ए बी का पावर n/2, दोनों का पावर सेम है, तो यानी ए बी का पावर 1/2 का पावर n, मल्टीप्लाई करोगे तो n/2 आ जाएगा, और ए बी का पावर 1/2 यानी कि रूट ए बी का पावर n। किसी को कोई डाउट है? फार्मूला वगैरह याद रखो, अभी तक तुमको ओ बातचीत बंद कर कार्तिक, क्वेश्चन कर। जिसका वाला हो गया इसको करो। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 100 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्टेड बिटवीन 6 and 10। अब यहां पर क्या है, 7 ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं 2 और 32 के बीच में, तो यानी कि 2 G1 G2 G7 और लास्ट में 32। अब यहां पे 32 कौन से नंबर का टर्म होगा? 32 कौन से नंबर का टर्म होगा? 9। तो यानी कि 32 इज इक्वल टू ए आर का पावर 8 होगा ना, और ए की वैल्यू 32, ए की वैल्यू कितनी होगी? 2, आर की पावर 8 यानी आर का पावर 8 इज इक्वल टू 16। सभी को क्लियर है? अब r की पावर 8 16 आया, तो r की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। कितना आ रहा है? किसका पावर 7 है? 4। तेरा कितना आ रहा हो आभास? r की पावर 8 इज इक्वल टू 16, तो r की वैल्यू कितनी आई है? ओ तुम तो कुछ कर ही नहीं रहे, कितनी आई है फिर? और रचन कुछ आया है? 2 का पावर 1/2, तो 2 का पावर 1/2 को क्या लिखते हैं? √2। ठीक। अब अगर जिसको ना समझ में आए तो इसको क्या लिख सकते हो? 2 का पावर 4 लिख सकते हैं ना। तो अब इसको r² का पावर 4 लिख लो, तो यानी कि r² इज इक्वल टू 2, r की वैल्यू √2। प्लस माइनस होता, बट ज्योमेट्रिक मीन हमेशा ना पॉजिटिव निकालते हैं। समझ में आ रहा है? क्योंकि मान लो जब ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं a और b के बीच में, तो रूट ए बी होता है ना। समझ में आ रहा है? तो हमेशा पॉजिटिव ही का ही निकालते हैं। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है, एक बार सुन लो ध्यान से, चाहो तो कहीं नोट करके लिख लो। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है उन दोनों नंबर के बीच का। ठीक है? अब अगर मान लो अगर 2 नंबर है ए और बी, इसका अंडर रूट निकालोगे तो √AB, तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो तभी डिफाइन है। बट जब दोनों निगेटिव होगा ना तो उसका ज्योमेट्रिक मीन पॉजिटिव आएगा, लेकिन क्योंकि √AB आएगा और √AB क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है? तो उसके बीच की वैल्यू नहीं रह जाएगी ना, तो हमेशा पॉजिटिव ही लिया जाता है, उसमें मत कंफ्यूज होना। तो r की वैल्यू √2 आ गई, तो G1 G की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो G1 इज इक्वल टू AR यानी कि 2√2।
G2 इज इक्वल टू, इसमें फिर √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4, G3 इज इक्वल टू 4√2, 4√2, इस तरह से हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट भी पूछा है ना, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, G1 इंटू G2 इंटू G3 अप टू G7 अंडर रूट का पावर ए बी यानी कि 2 इंटू 32, इसका पावर कितना होता, रूट ए बी का पावर n की वैल्यू कितनी है 7, रूट 64 कितना पावर होता, अरे 2 का कितना पावर होता 66, कर लो उसके बाद। समझ में आ रहा, 7/2 में क्यों कर दिया, रूट को खत्म करने के लिए, और पावर 6 मल्टीप्लाई करो यानी कि 2 का पावर 6 इंटू 7/2, 2 का पावर 21। किसी को कुछ डाउट है? उधर वाला करो फटाफट। आर की पावर 8, तू बता। ओ बाकी लोग बताएं यार कि पावर 8 कहाँ से आया। हाँ यहाँ पे लास्ट, ओ देख ध्यान से आभास, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, थर्ड है, ठीक है, तो यह 8th टर्म हो जाएगा ना, सेकंड वाला 3rd टर्म है तो 7th वाला 8th टर्म हो जाएगा, तो यह कौन सा होगा 9th टर्म होगा ना। तो 9th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर की पावर 9 - 1 n - 1 होता ना, तो वही चीज है 8, और n+2 याद किए हो ना, तो n 7 है, तो n+2 - 1, तो यानी 7 + 2 9 - 1 8। समझ में आ गया? उधर वाला करो, 2 लाइन का आंसर है, इसको कंप्लीट करो फटाफट। हो गया इधर वाला। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 100 ज्योमेट्रिक मीन्स, अब किसके बीच में फाइंड करना है, 6 10 के बीच में 100 यानी कि G1 G2 अप टू G100। अब इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है तो G1 G2 अप टू G100। प्रोडक्ट का क्या होता है, रूट ए बी, रूट यानी कि 6 × 10 का पावर n यानी कि 100, ठीक है, 6 × 10 = 60। अब रूट यानी कि पावर 1/2 इंटू 100 यानी 60 का पावर 50। हो गया? किसी को डाउट है इसमें क्या? इसको ट्राई करो। अब दिया है 2 अरिथमेटिक मीन है किन्हीं 2 नंबर के बीच का, और उन्हीं 2 नंबर के बीच के 3 ज्योमेट्रिक मीन है, तो इसकी वैल्यू पूछा है, इनमें से किसके इक्वल होगी। सॉल्व करो। ओ कार्तिक शांति से बैठ के क्वेश्चन कर। खुशी तू भी करने तो बाहर चले जाओ दोनों क्लास से। किसी का हुआ
एक प्लस एक टू जी बाय टू दिया जाता है। बी आ नहीं सकता है, ला के दिखाओ। आने को तो चारों आ सकता है। पहले देखो यहाँ पर ए और बी के बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन है, तो ए लिखो, तीनों ज्योमेट्रिक मीन इसके बीच में लिखो। तो G1 को क्या लिख सकते हैं? ए आर, G2 को ए आर स्क्वायर, G3 को ए आर क्यूब। अब उसके पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो उनके पावर 4 की वैल्यू निकालो, और इन दोनों के स्क्वायर का प्रोडक्ट चाहिए, उसको निकालो, फिर ऐड करो, फिर देखो कुछ बन रहा। समझ में आई मेरी बात? ट्राई करो। नहीं समझ रहा, कोई बात नहीं, समझाता भी। अब A1 A2 दो अरिथमेटिक मीन है, तो यानी कि अगर दो नंबर हैं A और B, इसके बीच की अरिथमेटिक मीन A1 A2, एक तो यह दिया है, और उनके बीच में 3 ज्योमेट्रिक मीन है G1 G2 G3। तो ये G1 G2 G3 B, ठीक है। अब अगर मान लो कॉमन रेशियो R हो, ठीक है, R की वैल्यू तुम जरूरत पड़े तो बाद में फाइंड कर सकते। अगर कॉमन रेशियो R है, अपने को अभी क्या है, बस G1 G2 G3 का पूछा है, उनकी वैल्यू निकालो। तो अगर यहाँ से तुम G1 की वैल्यू निकालोगे तो A इंटू आर हो जाएगा, G2 की वैल्यू निकालोगे तो ए आर स्क्वायर हो जाएगा, G3 की वैल्यू निकालोगे तो ए आर क्यूब हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक। और अगर B की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, वहां से अगर B की वैल्यू निकालो तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इंटू आर की पावर 4, क्योंकि 1 2 3 4 5th टर्म है B ना, तो B की वैल्यू ए आर का पावर 4, तो यहां से R की पावर 4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, B अपॉन ए। अभी इसका हम कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, बस पढ़ा है, क्योंकि अपने को G1 G2 G3 चाहिए, तो उस हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। अब G1 की पावर 4 की वैल्यू चाहिए, तो इसका पावर 4 करो, तो G1 का पावर 4 यानी कि A का पावर 4 और R की पावर 4, और R का पावर 4 का वैल्यू कितना है, B अपॉन ए। तो A का पावर 4 और B अपॉन ए, यानी कि A क्यूब B, एक A से A कैंसिल, A क्यूब B। अब G2 का पावर 4 करो, G2 का पावर 4, इसका पावर 4 करोगे तो A का पावर 4 और R की पावर 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना, पावर 4 करोगे तो पावर 8 हो जाएगा। तो पावर 4 करके, मैं 4 अंदर इसलिए कर रहा है कि R की पावर 4 की वैल्यू पता है अपने को, तो यानी कि A का पावर 4 और R की पावर 4 का स्क्वायर यानी कि B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। तो A स्क्वायर से इसका 2 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि A स्क्वायर B स्क्वायर। सभी को क्लियर है? अब इसका निकालोगे G3 का पावर 4, तो यानी A का पावर 4 R की पावर 4 का क्यूब, पावर इंटरचेंज कर रहे हैं, इसकी पावर 4 होगा ना तो इसका पावर 4 होगा, और इसके पावर का पावर 4 होगा, तो 4 को पहले 3 को बाद में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, A का पावर 4, अब इसका क्यूब है यानी कि B अपॉन A का क्यूब। समझ में आ रहा, B क्यूब अपॉन A क्यूब, तो इधर कैंसिल हो जाएगा A B का क्यूब। इतना सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब उसके बाद क्या दिया है, G1 स्क्वायर इंटू G3 स्क्वायर, तो G1 इंटू G3 का स्क्वायर, तो G1 इंटू G3 निकालोगे तो G1 इंटू G3 क्या हो जाएगा, A स्क्वायर R का पावर 4। समझ में आ रहा है ना? अब इसका स्क्वायर दिया है, अब स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा, A स्क्वायर R की पावर
4 का स्क्वायर, अगर यहाँ पर लिखो G1 स्क्वायर G3 स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, इसका स्क्वायर यहाँ पर, ठीक है। तो A स्क्वायर और R की पावर 4 की वैल्यू B/A का स्क्वायर, तो इससे यह कैंसिल, यानी कि A स्क्वायर B स्क्वायर आएगा ना। किसी को डाउट है लास्ट वाले में? G1 G3 की वैल्यू आ गई A स्क्वायर R का पावर 4, यहाँ से AR इंटू AR क्यूब, तो यानी A स्क्वायर R क्यूब इंटू R का पावर 4। अब इसका स्क्वायर चाहिए अपने को, तो G1 G3 का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर R की पावर 4 का स्क्वायर, और R का पावर 4 की वैल्यू B/A, तो A से A कैंसिल हो जाएगा, AB का स्क्वायर। सभी को क्लियर है इतना? अब वैल्यू रख दो सबका। क्या था? G1 स्क्वायर पावर 4 प्लस G2 का पावर 4 प्लस G3 का पावर 4 प्लस G1 स्क्वायर G क्यूब स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? A क्यूब B प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस AB क्यूब प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? इतना सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? अब ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो यानी कि A क्यूब B प्लस AB क्यूब प्लस 2A स्क्वायर B स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से कुछ कॉमन हो जाएगा, AB कॉमन ले लो, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB। सभी को क्लियर है? अब AB और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो यानी A प्लस B का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो इधर, यहाँ पे जो है यह चारों AP में थे, तो जो इन दोनों का सम होगा वही इन दोनों का सम होगा, इक्विडिस्टेंस वाली प्रॉपर्टी। तो यानी A प्लस B की जगह पे अपन A1 प्लस A2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, A प्लस B की जगह A1 प्लस A2 लिख सकते हैं। और AB की वैल्यू कितनी है? यहां से अगर तुम G1 G3 जो निकाले हो, A स्क्वायर A का पावर 4, इसी की वैल्यू तो AB है। G1 G3 की वैल्यू यहाँ पर क्या आई है? A स्क्वायर इंटू R का पावर 4, तो यानी कि A स्क्वायर R की पावर 4 यानी कि B/A, तो कैंसिल, यानी कि AB। यहाँ ब्रैकेट में भी तो वही आया है AB, स्क्वायर तो अभी बाहर ही है। समझ में आ रहा है ना? किसी को डाउट है? तो इसकी AB की वैल्यू क्या लिख सकते हो? G1 G3, ऑप्शन नंबर। समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नोट डाउन करो। भी बात कर रहे, बाद में लिखने बैठोगे तुम लोग। हो गया? देखो, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना, डरावने होते हैं। हमेशा वही काम करो जब इस तरह का डरावना क्वेश्चन दिखे, जो दिया है पहले वही निकालो, फिर तुमको लास्ट में खुद ही दिख जाएगा क्या करना है। समझ में आ रहा? अब यही मुंह बना के बैठ गया तो काम खराब है। तो जो दिया है पहले उसको कैलकुलेट करो, फिर देखो कुछ दिख रहा है तो काम हो गया, नहीं दिख रहा है तो मान लो 12-13 लाख 15 लाख जेईई मेंस के फॉर्म पड़ते हैं। जेईई मेंस क्वालिफाई कितने लोग करते हैं? कितने लोग करते हैं जेईई मेंस क्वालिफाई? 15 लाख। हो गया नोट डाउन? अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, अभी हार्मोनिक मीन। तो इसमें भी दो केस। केस 1, इंसर्टिंग 1
हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो अगर मान लो दो नंबर हैं ए और बी, यह किस में है, एचपी में। अब इसमें एक हार्मोनिक मीन इंसर्ट करोगे, मान लो एच। अब अगर यह तीनों एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एपी में। तो यानी कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन एच, 1 अपॉन बी, एपी में। ठीक है, अब अगर यह 3 नंबर एपी में है तो इसमें क्या रिलेशन होता है, 2 टाइम्स मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो यानी कि 2 अपॉन एच इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी। तो 2 अपॉन एच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी अपॉन ए बी। क्लियर है। अब इसका रेसिप्रोकल ले लूं तो एच अपॉन 2 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी, यानी कि एच इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए प्लस बी। इतना क्लियर है। अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में कोई हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना हो तो दो नंबर ए और बी हो तो क्या हो जाएगा हार्मोनिक मीन, 2ab अपॉन ए प्लस बी। अगर मान लो केस 2 में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना हो, केस 2 इंसर्टिंग n हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स। अगर दो नंबर के बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना हो तो a, अब इसके बीच में h1, h2, h3 अप टू hn, कॉमा लास्ट में b। समझ में आया। अब अगर इसमें n हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं तो यह अभी किस में है, AHP हार्मोनिक प्रोग्रेशन। अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो किस में हो जाएगा, AP। तो यानी कि 1 अपॉन ए, 1 अपॉन H1, 1 अपॉन H2, 1 अपॉन HN, 1 अपॉन B, यह किस में हो गया, AP में। ठीक, अब जो 1 अपॉन बी है वो कौन सा टर्म है, n प्लस 2th टर्म। तो यह कितना हो गया, n प्लस 2th टर्म। तो अगर यह AP में है तो n प्लस 2th टर्म का फार्मूला लिखोगे तो 1 अपॉन बी यानी कि ये इज इक्वल टू ए यानी कि 1 अपॉन ए प्लस n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। समझ में आ रहा है ना। nth टर्म का फार्मूला लिखोगे, nth टर्म यानी n प्लस 2th टर्म। तो a की जगह पे 1 अपॉन ए प्लस n माइनस 1, n माइनस n की जगह पे n प्लस 2 माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस अगर d ले रहे हैं तो समझ में आ रहा है ना। अब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, n प्लस 1d, और 1 अपॉन ए को इधर ट्रांसफर करोगे तो 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन ए। सभी को क्लियर है। अब इसका एलसीएम लोगे तो a माइनस बी अपॉन ए बी, और इधर n प्लस 1 डी। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन n प्लस 1 ए बी। समझ में आ रहा। तो यानी कि जो n हार्मोनिक मीन इंसर्ट करने के बाद HP बनेगा, उसके रेसिप्रोकल में जो AP आएगा उसमें D की वैल्यू क्या, a माइनस बी अपॉन n प्लस 1 AB। किसी को कोई डाउट है, नोट डाउन करो। अब यहां पर देखो, अब अगर मान लो इसकी वैल्यू भी लिखनी हो, अगर इनकी वैल्यू, ठीक है, तो 1 अपॉन H1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन ए प्लस डी। यह AP में है ना, तो इसकी वैल्यू इतना प्लस डी, और 1 अपॉन H2 की वैल्यू 1 अपॉन ए प्लस 2d।
तो इस तरह से सबका लिख सकते, फिर रेसिप्रोकल ले लेंगे ऐड करके। समझ में आया ना? अगर हार्मोनिक मीन लिखना हो तो 1/H1 की वैल्यू 1/A प्लस डी और H2 की वैल्यू 1/A प्लस डी, इनकी वैल्यू निकाल लेंगे, फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। नोट डाउन करो। बिना बातचीत किए शांति से क्वेश्चन करो। द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ n हार्मोनिक मीन्स, किन्हीं दो नंबर के बीच में n हार्मोनिक मीन हम लिख लेंगे ना, तो उनके रेसिप्रोकल का सम, ठीक है, उन दो नंबर के बीच के सिंगल हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का n टाइम्स होता है। समझ में आ रहा? यानी कि क्या है इसमें क्वेश्चन में, अगर मान लो कोई दो नंबर है A B, इसके बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट किए, H1 H2 H3 अप टू Hn, ठीक है। तो जो इसके बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट हुए, और अगर इसके बीच में A और B के बीच में अगर सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो, समझ में आ रहा? n हार्मोनिक मीन इंसर्ट हुए और सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट हुआ, तो इनके रेसिप्रोकल का सम यानी कि 1/H1 प्लस 1/H2 प्लस 1/Hn सिंगल हार्मोनिक मीन के रेसिप्रोकल का n टाइम्स होता है। यही तुमको प्रूव करना, और ये हमेशा ट्रू होता है, रिजल्ट की तरह याद रखना। समझ में आ गया? अब देखो, अगर यह HP में था तो इसका रेसिप्रोकल AP में होगा। अगर यह HP में था पूरा हार्मोनिक प्रोग्रेशन में ऊपर वाला, तो रेसिप्रोकल पूरा AP में होगा ना। यह वाला यहां से यह HP में था, तो अब A और B को छोड़ दिए अपन, भले ही बीच वाला लेंगे तो वह भी तो AP में ही होंगे। समझ में आ रहा है ना? ये पूरा AP में होगा। अरे हाँ या ना? सभी को क्लियर है? तो AP का सम का फॉर्मूला क्या होता है? अगर लेफ्ट हैंड साइड तुम ले लो, ठीक है, आवाज क्लियर है जो मैं बोला अभी? अगर लेफ्ट हैंड साइड ले लो यह, तो n टर्म है AP में ना, तो n टर्म AP का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब 1/H1 1/Hn इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? 1/A प्लस 1/B के इक्वल होगी। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर तुम, मैं एक स्टेप और लिख रहा, अगर यह HP में था तो 1/A 1/H1 1/H2 1/H2 1/H3 1/Hn 1/B, ये सारा AP में होगा ना? AP में होगा। तो यहां पर क्या दिया है? इसका और इसका सम 1/H1 1/Hn, तो AP में वही इक्विडिस्टेंस पे टर्म के सम इक्वल होते हैं। तो अगर इन दोनों का सम है तो इन दोनों का सम भी तो इक्वल होगा उसके। याद आ रहा है ना? तो 1/H1 1/Hn को क्या लिख सकते हैं? n/2 1/A प्लस 1/B। किसी को डाउट है इसमें? अब इसका LCM ले लो, तो n/2 A प्लस B अपॉन AB, ठीक है। अब इसको लिखना चाहो तो n/2 AB अपॉन A प्लस B लिख सकते हैं, पूरा नीचे लाकर, फिर ये ऊपर जाएगा तो और 2AB अपॉन A प्लस B क्या है? ये H ही तो है। अगर A और बीच में सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट करो तो H क्या होता है? 2AB अपॉन A प्लस B ही होता है ना? याद आ रहा है? यही कराया गया है। तो यानी कि n/H,
समझ में आया? राइट हैंड साइड। किसी को कोई डाउट है? अगर किन्हीं दो नंबर के बीच में n हार्मोनिक मीन इंसर्ट कर रहे तो उनके रेसिप्रोकल का सम उन्हीं दो नंबर के बीच में अगर सिंगल हार्मोनिक मीन इंसर्ट करे उसके रेसिप्रोकल का n टाइम्स होता है। समझ में आ गया? नोट डाउन करो, इसको घर से करके लाना। ठीक है।